तो कफन का देखते हैं आगे कि कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो 1930 के दशक में राजनीति के मंच पर अंबेडकर आ चुके थे। गांधी के साथ उनकी तीखी बहस चल रही थी। गांधी के प्रति अपनी सारी श्रद्धा के बावजूद प्रेमचंद तक अंबेडकर के तर्क पहुंच रहे थे। वर्ण व्यवस्था और उसके पाखंड की आलोचना से प्रेमचंद सहमत थे। अंबेडकर का मानना था कि वर्ण व्यवस्था की बुनियाद ही गड़बड़ है, इसीलिए नए समाज के लिए वर्ण व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है, जबकि गांधी वर्ण व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश देख रहे थे। इस बहस में प्रेमचंद अंबेडकर से सहमत थे। यही कारण है कि प्रेमचंद ने इस दौर के लेखन में वर्ण व्यवस्था और उसके पाखंड पर खुला हमला कर दिया। परिणामस्वरूप प्रेमचंद को वर्ण व्यवस्था के हिमायती वर्ग का तीखा विरोध झेलना पड़ा। उनको घृणा का प्रचारक कहा गया। सदगति, दूध का दाम, ठाकुर का कुआं आदि ऐसी कहानियां हैं। इस मामले में कफन कुछ आगे बढ़ी हुई कहानी है। एक और तो यह समाज संरचना की उन खामियों को उजागर करती है जिनके आधार आर्थिक हैं, तो दूसरी ओर यह कहानी वर्ण व्यवस्था के मूलाधार संस्कारों पर चोट करती है। कफन 1936 में प्रकाशित हुई। कहने की जरूरत नहीं है कि इस समय प्रेमचंद अपने वैचारिक और कलात्मक शीर्ष पर पहुंच चुके थे। उनकी वैचारिक ऊंचाई का उदाहरण मृत्यु के कुछ माह पूर्व लिखा गया महाजनी सभ्यता शीर्षक लेख है, जिसमें वे पूंजीवाद का खुला विरोध करते हैं और निशंस अमानुषिक पूंजीवाद के विनाश के प्रति आश्वस्त हैं। कलात्मक ऊंचाई का एक उदाहरण स्वयं कफन कहानी है। इधर दलित उभार के साथ कफन को दलित विरोधी कहानी के रूप में पढ़ा जा रहा है। दलित विचारकों का आरोप है कि घीसू माधव जैसे संवेदनशील पात्र यथार्थ नहीं हो सकते। इसलिए प्रेमचंद ने अपनी सवर्ण दृष्टि के नाते जानबूझकर दलितों को अपमानित करने के लिए ऐसे बेगैरत पात्रों की सृष्टि की है। फिलहाल इस बहस में जाने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे पात्र हो सकते हैं या नहीं। यह तथ्य है कि प्रेमचंद ने कफन कहानी लिखी है और उसमें घीसू माधव जैसे चरित्र रचे हैं। देखना यह है कि इन पात्रों की कहानी वास्तव में क्या कहती है। कफन को अमानवीयकरण की कहानी बताते हुए कहा गया है कि निर्मम सामंती व्यवस्था मनुष्य को कैसे अमानवीय बना देती है। यह अर्थ किया गया कि प्रेमचंद यह दिखाना चाहते थे कि घीसू और माधव जिस व्यवस्था के उत्पाद थे वह कितनी गर्हित है। इसमें एक अंतर्निहित संदेश है कि ऐसी व्यवस्था को बदल देना चाहिए। वस्तुतः अपने अभिप्राय में यह एक बहुस्तरीय कहानी है, इसलिए इसके पात्र घीसू माधव का चरित्र भी बहुस्तरीय है। एक घीसू माधव है जो जाति के चमार है, भूमिहीन है, मजदूर है। वे देख रहे हैं कि जी तोड़ मेहनत करने वाले भी ढंग से नहीं जी पा रहे हैं। उनके लिए पेट भरना ही मुहाल है, इसलिए वे श्रम करने से बचते हैं। निकम्मापन और कामचोरी उनका चरित्र नहीं है, उनकी हिकमत है, उनके शोषण से बचने का उपाय है। शोषण से बचने उस समय ऐसा आंदोलन नहीं था जो असंगठित मजदूरों, भूमिहीन किसानों को शोषण से बचाने का संघर्ष कर पाता। उनके भीतर एक विद्रोह चेतना है जो कामचोरी के रूप में निकम्मापन के रूप में प्रकट होती है। कभी कभी वे उतने ही काम के लिए दुगनी मजदूरी लेने में सफल होते हैं जितना साधारणतः एक व्यक्ति को मिलती थी। न्यूनतम मजदूरी का न कोई विधान था, न आंदोलन। ऐसे में घीसू माधव का संघर्ष अल्पतम मजदूरी के लिए अल्पतम काम के अघोषित नारे पर चल रहा था। दूसरे घीसू माधव वे जो दर्द से छटपटाती बुधिया से बेपरवाह आलू खा रहे हैं। ऐसा वे अमानवीयता के नाते नहीं बल्कि असहायता के नाते कर रहे थे। वे बेपरवाह होने को विवश थे। जब ओझा भी देखने के लिए 1 रुपया मांग रहा हो और जेब में फूटी कौड़ी न हो तो बेपरवाह होने के अलावा उनके पास चारा भी क्या था। प्रेमचंद लिखते हैं, हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला। उनका जन्म भले ही दलित वर्ग में हुआ हो, उनका चरित्र दलित नहीं है, बैठकबाजों की कुत्सित मंडली का चरित्र है। इसीलिए इन दोनों का
आलू खाना पृष्ठभूमि में बुधिया का दर्द से छटपटाना एक दृश्य भर नहीं है, एक रूपक भी है। अपने श्रम से समाज का पेट भरने वाला हिस्सा दर्द से छटपटा रहा है और बैठकबाजों की मंडली के सदस्य इससे बेपरवाह माल उड़ा रहे हैं। तीसरे घीसू और माधव वे हैं जो पैसा मिलने पर कफन खरीदने की जगह शराब की दुकान पर पहुंच जाते, जमकर पीते हैं और जी भर खाते हैं और अघाते हैं। इस दौरान बुधिया लगातार इनके जहन में उपस्थित है। वे इस पर लानत भेजते हैं कि जीते जी यही रुपया मिल जाते तो दवा दारू करके उसे बचा लिया जाता। मरने के बाद समाज कफन देने को तैयार है, जीते जी दवा देने को नहीं। वे बुधिया की मेहनत याद करते हैं और उसके प्रति श्रद्धानंद होते हैं। भगवान से उसके लिए सीधे वैकुंठ में स्थान सुरक्षित कराते हैं। उनमें अपराध बोध और कर्तव्य बोध का मिश्रित भाव जगता है। उसके ठीक बाद दुख और निराशा का दौर आ जाता है। माधव कहता, मगर दादा बेचारी ने बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी। ध्यान रहे यही माधव है जो थोड़ी देर पहले आलू के चक्कर में दर्द से तड़पती बुधिया के पास तक नहीं गया और उसके कफन के पैसे से शराब पी गया। अब कातर होकर रोता है। उसका पिता दार्शनिक अंदाज में समझाता है कि खुश हो बेटा कि वह इतनी जल्दी माया जाल से मुक्त हो गई। अमानवीय समाज के मानवीय पात्र। कफन घीसू और माधव की कहानी है। माधव की पत्नी बुधिया भीतर प्रसव वेदना से छटपटा रही और बाहर घीसू और माधव अलाव के पास बैठे भुने हुए आलू खाने में लगे हैं। उधर बुधिया असहाय पीड़ा से चीख रही है। इधर बाप बेटे ठाकुर के यहाँ की दावत याद कर रहे हैं। वे आलू खाकर अलाव के निकट ही सो जाते हैं और छटपटाती हुई बुधिया की मृत्यु हो जाती है। सुबह बुधिया की मौत पर दोनों रोना पीटना शुरू करते हैं। कुनबे के लोग जुटते हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगती। घीसू माधव कफन आदि की व्यवस्था के लिए निकलते। जमींदार से 2 रुपये मिलने के बाद घीसू गांव भर घूमकर 5 रुपए से कुछ ज्यादा रकम जुटा लेता है। कुनबे के लोग बाकी इंतजाम में लगे हैं। बाप बेटा कफन के लिए शहर जाते हैं। 2-4 जगह कफन देखने के बाद दोनों शराब की दुकान पर पहुंचते हैं। जी भर कर शराब पीते, दावते उड़ाते, बचा हुआ खाना भिखारी को दान दे देते और फिर नशे में मस्त होकर निर्गुण गाते हैं और निढाल होकर गिर पड़ते हैं। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कहानी का सरल पाठ करने पर घीसू और माधव की अवमान्यता दिखाई देती है। बुधिया ने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। इन दोनों के खाने का इंतजाम करती रहती थी। उसके प्रति उनका रवैया सचमुच असामान्य है, लेकिन इसकी वजह क्या है, विस्तार से समझते हैं। कहानी कुल 3 खंडों में है। सबसे पहले खंड में प्रेमचंद अपने चरित्र नायकों का चित्रण करते हैं। स्वयं बताते हैं कि विचित्र था जीवन इनका। यह विचित्रता 3 बातों पर थी। पहली बात यह कि दोनों परले दर्जे के कामचोर थे। घीसू 1 दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव आधा घंटा काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। दूसरी बात ये दोनों में संतोष और धैर्य, संयम और नियम की पराकाष्ठा। प्रेमचंद लिखते कि अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न थी। यह तो इनकी प्रकृति थी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। तीसरी बात यह कि दोनों के पात्र विचारशील एवं मेहनत करने वाले अपने साथ के लोगों का हर्ष देख रहे थे। इसलिए घीसू किसानों के विचार सुनी समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। यानी जिस समाज में हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले भूखों मरने को विवश हों और आराम तलब लोग उनकी मेहनत के बूते मौज उड़ा रहे हों, वहाँ घीसू का यह कदम एक विचारशील कदम है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर कुंडलियां मार पड़े। इसके बाद पढ़ते हैं। यहाँ एक लाइन है कि घीसू में चाहे जितना नकारापन हो, कम से कम वे दुर्बलता नहीं है जिनकी बेजा फायदा उठाया जा सके। उल्टे घीसू को शोषक शासक वर्ग की दुर्बलताओं की पहचान है और उनकी दुर्बलताओं से फायदा उठाने की समझ भी। सारी बदहाली फटेहाली के बावजूद घीसू अगर बेपरवाह दिखता है तो अपनी इसी खासियत के चलते। शोषक वर्ग की दुर्बलताओं की समझ उसकी बेपरवाही के मूल में है। आगे देखते हैं। इसमें जो हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट मार्क किया हम उसी को पढ़ते हुए जाएंगे ताकि बहुत ज़्यादा
जहाँ तक घीसू और माधव के निकम्मेपन से समूचे दलित समाज को निकम्मा और कामचोर समझने की बात है, वह भी निराधार है। प्रेमचंद स्वयं अपने चरित्रों को विचित्र कहते हैं। विचित्र इसलिए हैं कि जब कुनवे के लोग हाड़ तोड़ मेहनत करके भी अधनंगे और भूखे रहने पर मजबूर हैं, तो वहाँ इनका निकम्मापन और कामचोरी इनकी विचारशीलता का प्रमाण है। प्रेमचंद ने कहानी में विचारशीलता और कामशीलता के दो स्पष्ट विभाजन किए हैं। प्रेमचंद उस कुत्सित मंडली को विचारशील पाते हैं जो तीन तिगड़म करके भोले भाले मेहनतकश लोगों को छलने और लूटने में लगी है। गांव में छोटी मोटी चोरियां, मसलन रात को आलू उखाड़ना, मक्का तोड़ना, यहाँ तक कि गन्ना तोड़कर चूस जाने की घटनाएं होती रही हैं। पेट भरने के लिए 2-4 रुपए का आलू उखाड़ लेने वाला घटिया और निकृष्ट करार दिया जाता, जबकि लाखों करोड़ों का वारा न्यारा करने वाले को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। दरअसल स्वर्ण समाज में काम न करना ही सम्मान का सूचक है। इस समाज की मूल व्यवस्था में इसे समाज की मूल व्यवस्था में शामिल कर दिया गया। यज्ञोपवीत धारण करने वाला हल का मूठ नहीं पकड़ सकता। बड़े लोग काम न करे, यह उनका बड़प्पन है। गरीब काम न करे तो यह निकम्मापन। घीसू माधव इस मूल्य व्यवस्था के विलोम हैं। आगे देखते हैं। ये उनकी दूसरी दलित कहानियों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा पहला MHD 10। अब इसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे MHD 11। पहले हम एक एक करके सारी कहानियाँ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको भी पढ़ेंगे। तो अगर आपने MHD 10 का कहानी वाला वीडियो पूरा देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है, तो इसी तरह जुड़े रहिए।